कि धार पहाड़ की खड़ा है बांझ, दीवार गांव की जड़ा है बांझ, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांझ। धार पहाड़ की खड़ा है बांझ, दीवार गांव की जड़ा है बांझ, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांझ। ये कविता पहाड़ की स्त्री को कि जिंदगी एक घटचिल जननी वे घटते चलान वाली पानी की बूंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने हिंदी साहित्य में तो काम किया ही है, साथ ही गढ़वाली बोली भाषा के संवर्धन में भी जुटी हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार और कवित्री बीना बेंजवाल जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से श्रोताओं से, दर्शकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत आभार। मैम, आप 38 सालों से लगभग लेखन कर रही हैं, तो आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता, और प्रारंभिक जो मेरी पढ़ाई हुई है वो गांव में हुई है। तो गांव में रहते हुए माँ के साथ पहाड़ के जीवन को देखा कि किस तरह से हमारा पहाड़ का जीवन है। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए हम लोग गोपेश्वर आ गए। पिताजी का ट्रांसफर गोपेश्वर हो गया था, तो गोपेश्वर आ गए। तो गोपेश्वर आने के बाद जब पढ़ाई जारी रही, उसके साथ साथ साहित्य के प्रति अभिरुचि मेरी थी, तो वो किताबें पढ़नी शुरू की। गोपेश्वर लाइब्रेरी से मैं जुड़ी। तो जब कविताओं के उस विशाल संसार से परिचय हुआ, तो अंदर की जो संवेदना थी वो जागने लगी। और पापा भी मेरे कविताएं लिखते थे, भले वो प्रकाशित नहीं हुई, तो वो संवेदना मुझे उन्हीं से मिली है। और पहाड़ को देखने की जो दृष्टि है वो माँ से मिली है। तो माँ के साथ बचपन में गांव में माँ छोटी छोटी बाल कविताएं सुनाती थी, या खेतों में जंगलों में हम घास काटने या गायों के साथ जा रहे हैं तो वहां बाजू बन जाते थे। तो वहां से वो प्रेरणा शुरू हुई। और गोपेश्वर जब मैं आई और बीए में गई, तो तुकबंदी तो लगभग 12वीं से शुरू हो गई थी। लेकिन जब मैं बीए में आई तो उसके बाद मेरी जो पहली कविता है वो छपी है, और वो छपी है प्रयास, एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे बी मोहन नेगी जी, जो प्रख्यात चित्रकार थे। तो वो जो पत्रिका प्रयास निकालते थे उसमें मेरी पहली कविता छपी, और वो पहली कविता थी कि ठोस बर्फ के अंदर चंचल जलधारा सी अनवरत बहती जिंदगी, कभी कांटों की राह तो कभी फूलों की सेज बनती जिंदगी, और उम्र की किताब का एक पृष्ठ घटाती तो अनुभवों का एक पृष्ठ बढ़ाती जिंदगी। और इस तरह से इस कविता के बाद मेरी कविता यात्रा शुरू हुई। मैम, आपने हिंदी साहित्य में लिखा है, गढ़वाली में भी आप लिखते हैं, तो आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली? घर में ऐसा माहौल था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि पिताजी भी के अंदर ये कविता की संवेदना थी। और गांव में, क्योंकि गांव में रहते थे, कच्चे फर्श थे, तो एक बार मैं डलियाली लिख रही थी अपनी मिट्टी से। तो वहां पर मुझे एक चाचा जी लोगों की किताब थी हिंदी साहित्य की, और उसमें मैं संभवतः मैं थर्ड फोर्थ में रही होंगी। तो उसमें मैंने फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पढ़ी, तीसरी कसम। और उस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं गोपेश्वर आई और लाइब्रेरी से संपर्क हुआ, लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू हुई। तो फिर जैसे मैंने कहा कि बी मोहन नेगी जी के प्रयास पत्रिका में कविता छपी। तो बी मोहन नेगी जी के पास गढ़वाली का बहुत साहित्य था, पुरानी कविताएं थी, और जो पुराने हमारे साहित्यकार हुए उनकी किताबें थी, तो उन्होंने पढ़ने के लिए दी। उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और एक जो मैं पहले कविताएं प्रकृति पे लिख रही थी, पेड़ पौधों पे लिख रही थी, तो उन किताबों को, उन पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद दृष्टि का विस्तार हुआ, विषय विस्तार हुआ, और तब वहां से वो लिखना मैंने शुरू किया। तो लिखती रही। फिर विद्यालय की जो हमारी मैगजीन थी माधुरी, उसमें भी कविता छपी। फिर मैं जब एमए में आई तो आकाशवाणी नजमाबाद से कविता पाठ शुरू हुआ। उसके बाद दूरदर्शन से भी कविता पाठ शुरू हुआ। और इस तरह से जब कविताएं लिख ली, तो फिर मैं एमए किया, मैंने बीएड किया। फिर मैंने 1 साल नवोदय विद्यालय में पढ़ाया। फिर मैं 93 में केंद्रीय विद्यालय में श्रीनगर गढ़वाल आई। तो वहां मेरा
वो कविताओं का सिलसिला जारी रहा। तो पहला जो कविता संग्रह छपा वो 1995 में मुट्ठी भर बार गढ़वाली का। तो ये प्रेरणा उस पहाड़ को देखने के बाद माँ से, पिताजी से मिली, फिर अपने अध्ययन से मिली, और इस तरह से धीरे धीरे मैं हिंदी की भी लिख रही थी और उसके साथ साथ फिर मैंने गढ़वाली में भी लिखना शुरू किया। मैम, आपने गढ़वाली हिंदी शब्दकोश लिखा जो काफी चर्चा में भी रहा, फिर हिंदी गढ़वाली और अंग्रेजी शब्दकोश भी लिखा, उसकी भी काफी चर्चा हुई। तो ये शब्दकोश लिखने का विचार आपको कैसे आया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फिर केंद्रीय विद्यालय में श्रीनगर आ गई थी, और जो मेरे हस्बैंड है रमाकांत बेंचवाल जी, वो भी लेखन से जुड़े हैं। तो वो कई बार घर में ये चर्चा होती थी, भाई गढ़वाली में भी एक ऐसा शब्दकोश आना चाहिए। भले ही गढ़वाली में हमारे शब्दकोश से पहले 2 शब्दकोश आ चुके थे, जयलाल वर्मा जी का और मालचंद रमोला जी के। तो वो बहुत छोटे छोटे थे, उनमें कम शब्द थे, और लिखते हुए लगा कि हमारे पास तो इतनी बृहद शब्दावली है गढ़वाली की, बहुत विशिष्ट शब्दावली है। तो विचार विमर्श हुआ, फिर हस्बैंड के मन में विचार है कि चलो कर शब्दकोश बनाते हैं। फिर आदरणीय अरविंद पुरोहित जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है स्टेट उत्तराखंड से, तो हम लोग तीनों लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, और शब्दों के संकलन में पुरोहित जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद हमने काम शुरू किया, तो 15 वर्ष इस पहले शब्दकोश पे हमारे लगे। तो उसमें जो मेरा दायित्व था शब्दों के संकलन के साथ साथ उसका जो व्याकरणिक कोटि है वो देखना, और जो जितना गढ़वाली साहित्य लिखा गया उससे शब्दों का संचयन करके समाहित करना उसको शब्दकोश में। 5 साल तो उसकी प्रूफ रीडिंग पर ही लगे। तो ये जो हमारा पहला शब्दकोश है, जिसमें लगभग 21,000 शब्द है गढ़वाली शब्द, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश में, तो वो हमारा 2007 में प्रकाशित हुआ। तो उसके बाद फिर ये लगा कि बहुत सारे जब लोगों ने शब्दकोश को पढ़ा तो उसके विषय में राय भी आई। ये भी लगा कि हम हिंदी के जो शब्द हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए गढ़वाली में क्या कहा जाता है। तो फिर हमने हिंदी गढ़वाली शब्दकोश पे काम करना शुरू किया, और ये जो दूसरा शब्दकोश है इस पे हमारे 8 साल लगे। तो जो पहला शब्दकोश है उसमें आदरणीय अरविंद पुरोहित जी, रमाकांत बेंचवाल जी और मैं, हम तीनों का ये संयुक्त प्रयास है। दूसरे शब्दकोश में रमाकांत बेंचवाल जी और मैंने ये काम किया, और इसमें लगभग हमारे 10,000 शब्द हैं। और ये जो हमारा दूसरा शब्दकोश है ये एक तरह का लर्नर कोश है। इसमें हमने हिंदी शब्दों की गढ़वाली, उसके बाद अंग्रेजी, और फिर हमें ये लगा कि जिसको जो रोमन लिपि नहीं जानते, सॉरी जो देवनागरी लिपि जिनको नहीं आती है, तो वो रोमन लिपि में भी पढ़ सकते हैं कि गढ़वाली में कल को मतलब याली बोलते हैं, या जो आने वाला कल है उसको बोल बोलते हैं। तो हमने वो BHOOL करके ये शब्द उसमें दिए हैं। तो ये हमारा 2018 में प्रकाशित हुआ शब्दकोश। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इन शब्दकोशों पे काम करते हुए अपनी गढ़वाली की शब्द संपदा से मेरा परिचय हुआ। तब ऐसा लगा कि गढ़वाली और आंचलिक भाषाओं के पास में भी है, सबके अपनी विशिष्ट शब्दावली है। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जिनमें सूक्ष्म अर्थ भेद है। आपको मैं बताऊं कि गढ़वाली में टेम्परेचर के लिए अलग अलग इतने सारे शब्द हैं जो हिंदी के पास नहीं है। उसी तरह से ग्रहण बोधक इतने शब्द हैं कि 50 से अधिक हमारे पास शब्द हैं। तो इस तरह से इन शब्दकोशों के निर्माण में ये भी लगा कि गढ़वाली के पास बहुत बड़ी शब्द संपदा है, और इस शब्द संपदा को हमें संजोना है, आगे की पीढ़ी तक ले जाना है। तो इस तरह से ये विचार आया और इस पे काम हुआ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपको इसे लिखने में 15 साल लगे और इसमें करीब 21,000 आपने शब्दों को लिया है, तो किस तरह की कठिनाइयां आपको देखने में मिली? क्योंकि इतना बड़ा गढ़वाली जो है शब्दों का संसार है गढ़वाली में, तो कैसे आपने इनको चुना और क्या कठिनाइयां आपको लगी? कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 लोग इसमें साथ काम कर रहे थे, तो गढ़वाली भाषा में सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत आई वो आई, यहाँ पर उच्चारण भेद बहुत ज्यादा है। जैसे घर शब्द है हिंदी का, तो उसके लिए कहीं पर हम गौर बोलते हैं, कहीं घार बोलते हैं, कहीं गहर बोलते हैं। तो अब ये हुआ कि ये 3 शब्द हैं, उच्चारण भेद की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के बोले जाते हैं। तो इनमें से किसको लिया जाए, इसमें हमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई वो यहीं पर हुई, बाकी शब्द संचयन में नहीं हुई। तब अब इसीलिए हम अब
थोड़ा गढ़वाली के मानकीकरण की बात कर रहे हैं। जैसे डर शब्द है तो उसके लिए डैर भी बोला जाता है, डोर भी बोला जाता है और डर भी। तो ये जो अलग अलग उच्चारण भेद है, तो हम चाह रहे कि लिखित रूप में गढ़वाली में इसको हम इनका एक मानक रूप हम निर्धारित करें। तो ये हमारे प्रारंभिक दिक्कत उसमें आई। और बाकी मैंने कहा कि जो एक मतलब गौरव का अनुभव हुआ है कि गढ़वाली के पास इसमें सारे शब्द हैं। और जैसे कि हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश में की मैं बात कर रही थी कि उसमें जैसे हमारे पास एक शब्द है घोंसला, तो घोंसले के लिए हमने गढ़वाली में हम बोलते हैं घोल, तो हमने अंग्रेजी का दे दिया, उसमें नेस्ट दे दिया। और अगर हमें जिसको देवनागरी लिपि नहीं आती है, वो पढ़ना चाहता है रोमन में, तो हमने उसको GHOL करके घोल भी दे दिया। इसी तरह से जैसे हमारे पास घाम शब्द है, तो घाम के लिए हमने लिखा घाम, सनशाइन धूप है, धूप के लिए घाम, और सनशाइन लिखा हीट ऑफ द सन, और उसके हम GHAM करके हमने वो रोमन में भी उसको दे दिया कि क्योंकि हम इसको एक लर्नर कोर्स बोल रहे हैं। तो जो गढ़वाली सीखना चाहता है और या कोई गढ़वाली भाषा पे शोध कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा प्रयास रहा। ये तो हुई गढ़वाली भाषा के शब्दों की बात। अब हम कविताओं की ओर बढ़ते हैं। आपने हिंदी में भी लिखा, गढ़वाली में भी आप कविताएं लिखती हैं, कई लेख भी लिखे हैं। तो कविताएं जो आपने लिखी हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए। जरूर। तो मेरी शुरुआती कविता है ये कि ये कादम्बरी में भी छपी थी कि आग आग जो एक ही चूल्हे में जलकर बढ़ती थी गांव के घर घर में, अब चूल्हों को ठंडा छू सुलगने लगी है हर आदमी के दिल में। ये प्रारंभिक दौर की मेरी कविता है। और जैसा कि उत्तराखंड राज्य है, वन संपदा इसके पास बहुत है, तो बांज का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि बचपन में इस पेड़ के इर्द गिर्द अपना बचपन बीता है। जंगल में गाय चराते हुए, घास काटते हुए, यहाँ तक स्कूल के रास्ते में भी ये पेड़ पड़ता था। तो इस पे भी मैंने एक कविता लिखी है कि धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज। धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज। तो पूरी कविता नहीं, कुछ इसके स्टेंजर में सुनाती हूँ कि सच के चूल्हे अंगार बन रह के, झूठ के बन राख झड़ा है बांज। सच के चूल्हे अंगार बन रह के, झूठ के बन राख झड़ा है बांज, और पतरूण है अपने पर्वत प्रदेश का, पतरूण जंगल का जो चौकीदार है, पतरूण है अपने पर्वत प्रदेश का, अनुशासन में कड़ा है बांज। धार पहाड़ की खड़ा है बांज, तिबार गांव की जड़ा है बांज, और धरती जिसके डाल की चिड़िया, सोचो कितना बड़ा है बांज, सोचो कितना बड़ा है बांज, सोचो कितना बड़ा है। ये तो हिंदी कविताओं की बात थी, और आपने गढ़वाली में कविताएं लिखी हैं, थोड़ा सा उसका कुछ पोर्शन हमें सुना दीजिए। हाँ, तो गढ़वाली जो कमेड़ा आखिर मेरा पहला कविता संग्रह है, उसमें कविता है ये कि जैसे कि पहाड़ में नारी का जो जीवन है उसे पहाड़ की भीड़ कहा जाता है। तो उसी को समर्पित है मेरी ये कविता पहाड़ की स्त्री को कि जिंदगी एक घटची अजननी वे घटते चलाण वाली पानी की बूंद। मतलब जिंदगी एक घटची अजननी वे घटते चलाण वाली पानी की बूंद। कहने का आशय कि जीवन एक घराट है, और जो स्त्री है उस घराट को चलाने वाली जो पानी की कूल है वो है। एक गढ़वाली कविता और मेरी जो मैं हाल ही में मैंने लिखी है, और उसका शीर्षक है कि बचो रोणचैन उजगा अंधेरी। माणा की ये जमाना माँ उजलेज खूब हाम, माणा की ये जमाना माँ उजलेज खूब हाम, वे का प्रताप रात भी निरे अपराध, वे का प्रताप रात भी निरे अपराध, पर बचो रोणचैन इदगा अंधेरू, पर बचो रोणचैन इदगा अंधेरू जे माँ बाल पंते दिखाए सक्यो कथों की उणम। पर बचू रोणचैन इदगा अंधेरू जेमा बाल पंते दिखाए सक्यो कथों की कुणबूट, रूमक पर्ण पर जो बौड़ो घोर, रूमक पर्ण पर जो बौड़ो घोर, भेरा उजले ना पर्ण जो इदगा आदत,
बहरा उजले ना पण दो ईदगा आदत कि ऐन वक्त पर हम बिसरी जोन कि ऐन वक्त पर हम बिसरी जोन कि हमारा भीतर भी रहनी छे अगिन डबी वक भी जग छा छिल्ला और हम भी जान छा बहलो बोलो सल और हम भी जान छा बहलो बोलो सल। मैम, छात्र जीवन से ही आप कविताएं लिख रही हैं, लेखन कर रही हैं। आपकी जब शादी हुई तो उसके बाद फिर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी होंगी, तो कैसे आप थोड़ा बहुत समय निकालती थी अपनी कविताओं के लिए? हाँ, ये जरूर था कि फिर जब मेरी जॉब लगी और लेखन, तब मैं शब्दकोश पे हमने ज्यादा काम किया और शब्दकोश पे तो बहुत ज्यादा काम हुआ। तो मेरे साथ ये था कि बच्चे छोटे थे दोनों, लेकिन मेरी सास जी मेरे साथ में रहती थी और उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला। और जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड भी लेखन से जुड़े हैं, तो वो भी इस बात को समझते थे कि किस तरह से हम काम का बंटवारा करें। भले ही वो गोपेश्वर इस समय पोस्टेड थे और मैं श्रीनगर में थी, लेकिन सास जी के रहने से मुझे बहुत मदद मिली। बच्चों को देखने का पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। मैं स्कूल से आती थी, अपना काम वाम किया और जो टाइम मिलता था उसको फिर मैं उसमें अपना काम करती थी। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफर देहरादून हुआ, तो देहरादून में भी फिर यही बात, फिर यहाँ पर हस्बैंड भी देहरादून में थे, तो उससे फिर इस तरह से काम का बंटवारा होता चला गया और सास जी के रहने से बहुत मदद मिली। तो परिवार का तीनों सपोर्ट लोग, हाँ, जरूरी तो है। परिवार का सपोर्ट बहुत रहा। उसी के कारण फिर हम लोग इतना मतलब गढ़वाली के इन शब्दों को संजो पाए और ये शब्दकोश बना पाए। तो परिवार के सहयोग के बिना तो कर भी नहीं सकते अकेले ना, तो बहुत बड़ा सहयोग था। आप गढ़वाली भाषा के संवर्धन में जुटी हैं, शब्दकोश लिखा, कविताओं के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं अपनी बोली भाषा को बचाने की। पाठ्यक्रम भी तैयार हो रहा है बच्चों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमारी जो लोक बोलियां हैं कितनी जरूरी हैं हमारे लिए। तो आप इसके भविष्य को कैसे देखती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, क्योंकि मैं गांव में बचपन बीता तो गढ़वाली भाषा से जुड़ी रही, माँ से इस बात भाषा को सीखा, शब्दकोश बनाते हुए उन शब्दों की सामर्थ्य को समझा, उनके वैविध्य को समझा। और गढ़वाली भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें गढ़ गौरव नयन सिंह नेगी जी का बहुत बड़ा योगदान है गढ़वाली भाषा के संरक्षण और संवर्धन में। उन्होंने गढ़वाली भाषा में ऐसे गीत रचे, ऐसे गीत गाए, ऐसा संगीत दिया कि जिसने गढ़वाली भाषा की जो सामर्थ्य है उसको विश्व को दिखाया, उस ताकत को, उस सामर्थ्य को। तो हम लोग सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं अपने को कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में नेगी जी ऐसे कालजयी गीत रच रहे हैं, गा रहे हैं, उसको संगीत दे रहे हैं। तो गढ़वाली भाषा का जो भविष्य है मुझे बहुत उज्जवल दिखता है, इसलिए कि हम पहले साहित्य तो पहले लोग, गढ़वाली भाषा जो है तो इसका तो समृद्ध लोक साहित्य भी है। उसके बाद साहित्य आज बहुत सारी विधाओं में काम हो रहा है। पहले कविताएं ज्यादा लिखी गई, आज हर एक विधा में, चाहे वो उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, इनमें भी गढ़वाली भाषा में काम हो रहा है। और वर्तमान में मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी और दून यूनिवर्सिटी और SDRF PG कॉलेज में गढ़वाली भाषा पढ़ाई जा रही है। और इसके साथ साथ इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग गढ़वाली के मानकीकरण के वर्कशॉप भी आयोजित कर रहे हैं। मैम, अगर हम पहाड़ में जो ग्रामीण क्षेत्र है मोस्टली उनमें देखें तो अभी भी लोग हैं जो लोग भाषा अपनी बोलते हैं, लेकिन युवा जो आज की पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो आधुनिकता की दौड़ है इसमें अपनी जो लोक भाषा है, लोक बोलियां हैं, उनके को पीछे छोड़ती जा रही हैं एक तरह से। तो इसको सुधारने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? इसके लिए तो ये, जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गढ़वाली के संदर्भ में कि युवा पीढ़ी नहीं भूलती, तो अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 यूनिवर्सिटी इस पे इसका पाठ्यक्रम बना रही है, तो अगर ये गढ़वाली भाषा रोजगार से जुड़ती है तो रोजगार से जुड़ने के बाद युवा पीढ़ी इसकी ओर उन्मुख हुई। तो पहला तो यह है कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, इसमें पढ़ाई करें, डिप्लोमा कोर्सेज हमारे इसमें चल रहे हैं, तो इससे जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़ेगी कि हमें इस भाषा को पढ़ना है, ये रोजगार से भी हमें जोड़ रही है। इसके साथ साथ इस भाषा को बचाने के लिए हम अपने घरों से इसको बोलना शुरू, गांव में भाषा बची हुई है, गांव के लोग अभी भी बोल रहे हैं, वो खेतों में जा रहे हैं, पूरी शब्दावली वहां पर है।
जो हम लोग गाँवों को छोड़कर शहर आ गए हैं, वो अपनी इस भाषा को छोड़ रहे हैं, तो हम लोग जो शहर आ गए ये हमारा दायित्व है। आजकल हम देख रहे हैं कि पहाड़ से जो लोग मैदान में आकर रहने लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में गढ़वाली भाषा या अपनी जो भी लोक भाषा है वो नहीं बोलते हैं। तो इसको कैसे मतलब शुरुआत इसकी करें कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बने कि वो आगे मतलब बच्चों को रखें और इसमें उनको सिखाएं कि किस तरह से अपनी भाषा को बचाना है। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण, रोजगार से जोड़ना तो है जिम्मेदारी सरकार की भी, हम लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहली जिम्मेदारी मैं पेरेंट्स की मानती हूँ कि हम भले ही हम शहरों में आ गए, ये हमारी आवश्यकता थी, भाई हमें रोजगार के लिए आए, सुविधाएं पहाड़ों में इतनी नहीं मिलती इसलिए हम लोग शहरों में आए, लेकिन ये जिम्मेदारी कि हम घर में अपनी गढ़वाली भाषा बोले। अभी हम एक वर्कशॉप में गढ़वाली भाषा के व्याकरण पर और मानकीकरण पर हम वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं। तो एक वर्कशॉप में गए थे, उसमें जो पीएचडी वाले बच्चे हैं वो भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो एक जगह एक बच्ची बहुत मतलब इस तरह से वो हताश और निराश लगी, कहती मुझे गढ़वाली नहीं आती। तो हमें लगा कि है गढ़वाल की है बच्ची, श्रीनगर में रह रही है, तो वहां पर हमें लगा कि पेरेंट्स अगर बच्ची को बचपन से ही गढ़वाली भाषा सिखा देते तो उस दिन उस बच्चे के मन में वो हीन भाव नहीं आता। तो ये मुझे लगता है कि हम अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम अगर अपनी भाषा को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भाषा बची रहेगी, हमारी संस्कृति बची रहेगी। मैम, आपने इस किताब में मिसेस रावत इसमें 54 कवित्रियों की कविताओं का जो विभिन्न भाषाओं में है उनका आपने गढ़वाली में अनुवाद किया। तो इसके जो आपने नाम दिया है इसको मिसेस रावत, इसके पीछे कोई खास वजह थी? मैंने जब हिंदी की जानी मानी कवित्री निर्मला गर्ग जी, उनकी कविता पढ़ी मिसेस गुप्ता, और उस कविता को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि पूरी स्त्री चेतना की कविता है। ये जो मिसेस गुप्ता कविता उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है कि जो शादी तक तो से पहले तो उनकी अपनी एक पहचान होती है, उसके बाद वो मिसेस गुप्ता या मिसेस सिंह या मिसेस बेंगाल बन के रह जाती है। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको शीर्षक के रूप में चुनती हूँ, लेकिन मैं गढ़वाली में अनुवाद कर ली थी, और पहाड़ चाहे वो कुमाऊं है या गढ़वाल है तो यहाँ रावत ज्यादा है, तो मुझे लगा मिसेस गुप्ता के बजाय यहाँ मिसेस रावत होना चाहिए, तो फिर मैंने इसका शीर्षक मिसेस रावत रखा। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे युवा हैं जो किताबों से हटकर सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, तो उनके लिए क्या संदेश है? ये सही बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के बहुत फायदे भी हैं। कोरोना काल में देखा मैंने कि जो महिलाएं घरों में थी और उनके अंदर रचनात्मकता थी, वो तुकबंदी करती थी, कविताएं लिखती थी, लेकिन वो सार्वजनिक मंचों पर उन कविताओं को नहीं सुनाती थी। तो कोरोना काल में मैंने देखा कि वो ऑनलाइन अपनी कविताएं सुना रही हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तो फायदा हुआ, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि कैसे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, भले ही नुकसान भी बहुत ज्यादा है। इसका नुकसान ये हो गया कि हम किताबों से अब हट गए हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया पे ज्यादा रह रही है। तो फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन इसके माध्यम से पता चल जाता है कि किस तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब आपने बोला कि युवाओं को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो गढ़वाली भाषा में लिखना चाहते हैं, किसी भी भाषा में, चाहे वो कुमाऊनी है, हमारी जो सा आंचलिक भाषा है, तो उसके लिए वो पढ़े। कि जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसा लिखा जा रहा है, कैसा लिखा है। जब मैं कविताएं लिखती थी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं प्रकृति पर लिखती थी, वही मेरे चारों पहाड़ थे, चौखाम्बा के शिवनी, हिमाच्छादित शिखर थे, मंदाकिनी बह रही है गाँव के पास। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि ये हमें अपना जो विषय विस्तार करना चाहिए, और भी विषय, वैश्विक विषय, समकालीन विषय है, लिखना चाहिए। तो मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूंगी कि आप पढ़ें। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कवित्री बीना बेंजवाल, और अगली ही कड़ी में आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।